सात तरफ से थ्रेट रहती है। लेबनान से, सीरिया से, ईरान से, अब तो यमन से भी थ्रेट रहने लगी है, इराक से थ्रेट रहती है, वेस्ट बैंक से, गाजा से, इन सब तरफ से इन्हें थ्रेट रहती है कि यहाँ पर जहाँ लोग रह रहे हैं उस जगह पर किस तरह से हमला हुआ था, किस तरह का नुकसान हुआ था। कि जब इंडिया पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान से चली हुई मिसाइलों ने हमारा तो नुकसान किया ही नहीं। हमारे पास तो S-400 है, हम पर कोई अटैक नहीं हुआ। हमारी तो सारी की सारी सिक्योरिटी बहुत बुलंद। गोल्डन डोम बनाने की अमेरिका पर प्लानिंग कर रहा है कि मैं उससे भी बड़ा कुछ बनाऊंगा जिससे पूरे अमेरिका को सैटेलाइट हमलों से बचा लूंगा। 10 मिनट पहले ही सूचित कर दिया था कि हमारी तरफ एक मिसाइल चल रही है। जब हमारे पास में मिसाइल की सूचना आती है तो हमारे मोबाइल चाहे साइलेंट पर ही डले हों वो बहुत तेजी से बजने लगते हैं कि हमारे को कुछ भी नहीं हो सकता साहब। हमको तो सीधा ही ईश्वरीय वरदान प्राप्त है। हमारी एक शील्ड लगी है, कर्ण की तरह हमारे सामने निकल कर आ जाती है। उस शील्ड के चलते हम पर कुछ नहीं आएगा। हमें इजराइल से ये सीखना होगा। इजराइल वाले सिंपैथी चाहते हैं, भारतीयों को समझने की आवश्यकता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं इस समय तेल अवीव, कैपिटल ऑफ इजराइल में। हम आए हुए हैं एक ऐसे स्थान पर जहां पर जून में ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स ने आकर हमला किया। तेल अवीव, जब मैं बोल रहा हूं कि ये कैपिटल ऑफ इजराइल है तो आप एक बार के लिए इस तस्वीर को देखें कि यहां पर बीच मतलब जहां लोग रह रहे हैं उस जगह पर किस तरह से हमला हुआ था और किस तरह का नुकसान हुआ था। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में ईरान से निकलकर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। बड़ी बड़ी इमारतें, मात्र यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही बीच है और उस बीच पर बहुत सारे लोग एनी टाइम घूम रहे होते हैं। ये मैंने आपको दृश्य दिखाकर अब कुछ बहुत ही जेन्युइन पॉइंट्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। पहला प्रश्न जो ये है कि भाई आपको यहाँ लाया क्यों गया है। बहुत ही जेन्युइन का क्वेश्चन है कि सर क्या इजराइल वाले सिंपैथी चाहते हैं, इजराइल वालों को क्या ज़रूरत है अपने घाव दिखाने की। आज का सेशन मेरा असल में इसी बात पर है और ये हम सब भारतीयों को समझने की आवश्यकता है। रिसेंटली जब इंडिया पाकिस्तान हुआ तो हम भारतीय जिस बात से बहुत ज़्यादा ऑफेंड थे ना, वो ये थी कि पाकिस्तान से चली हुई मिसाइलों ने हमारा तो नुकसान किया ही नहीं। हम उस बात पर इतने ऑफेंसिव हो जा रहे थे, इतने डिफेंसिव हो जा रहे थे कि भाई हम पर कोई अटैक नहीं हुआ, हमारी तो सारी की सारी सिक्योरिटी बहुत बुलंद थी। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इजराइल में बाकायदा इसे एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। इजराइल के लोगों को ला ला के दिखाया जाता है, हमें बताया गया है, हमारा टूर गाइड लेके आया है कि सर चलो आपको बताते हैं कि तेल अवीव की वो कौन सी जगह थी मेन कैपिटल में, मेन रिहायशी इलाके में, जहां इस तरह का हमला हो गया। हम बड़े सरप्राइज हुए कि यार ये तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई आप लोगों के साथ। मन में भाव आया, कई तरह के प्रश्न आए और भारत का ख्याल आया। भारत का ख्याल इस बात को लेकर के आया कि भाई इंडिया में, हमारे देश में अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पर जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में एकदम हॉस्टाइल कंडीशन पैदा हो गई थी, हम भारतीय ये सुनकर के भी कि हमारे जम्मू बॉर्डर पर या हमारे जैसलमेर में या जोधपुर में आकर के उनकी मिसाइल गिर गई, हम कह रहे अरे बाप रे ये गिर कैसे सकती है, हमारे पास तो S-400 है। भाई साहब, इनके पास भी आयरन डोम है और आयरन डोम दुनिया मानती है, जिसके चलते गोल्डन डोम बनाने की अमेरिका पर प्लानिंग कर रहा है कि मैं उससे भी बड़ा कुछ बनाऊंगा जिससे पूरे अमेरिका को सैटेलाइट हमलों से बचा लूंगा। आप विचार करिए, जिस इजराइल के पास ऐसा आयरन डोम है जिसने इन्हें 10 मिनट पहले ही सूचित कर दिया था कि हमारी तरफ एक मिसाइल चल दी है। मैं एक इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूं। मैं अभी जब टूर गाइड से बात कर रहा था, उसने बताया कि सर जब हमारे पास में मिसाइल की सूचना आती है तो हमारे मोबाइल चाहे साइलेंट पर ही डले हों वो बहुत तेज़ी से बजने लगते हैं। ऐसा सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है कि टीवी पर लाउड अनाउंसमेंट्स होने लगते हैं। कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स लोग जो अपने जेब में फ़ोन नहीं रखते, इनके यहाँ पर एक कम्युनिटी है जो फ़ोन को गुनाह मानती है, बोले उनको लैंडलाइन से फ़ोन करने का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। हमारे गलियों के अंदर तेज तेज सायरन बजने लगता है। जैसे अभी भी अगर मान लीजिए कोई भी मिसाइल हमारे ऊपर चले
तो बोले हमारे पास तुरंत सूचना आ जाएगी। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ ये इजराइल है और यहाँ से कुछ ही मतलब इजराइल में तेल अवीव है और तेल अवीव से कुछ ही दूर मतलब ये समझिए 1.5 घंटे की दूरी पर वेस्ट बैंक है और 1.5 घंटे की दूरी पर गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से जब इनके पास में मिसाइल चलती हैं तो वो रॉकेट्स के रूप में आती हैं, बहुत छोटी दूरी पर आती हैं। तो दूरी पर आती है तो समय कम मिलता है बचने का, मतलब लगभग 10 सेकंड का इन्हें समय मिलता है। 10 से 15 सेकंड के अंदर इन्हें छुपना होता है। तो इनकी प्राइमरी ट्रेनिंग होती है कि ये सर पर हाथ रखकर ज़मीन पर लेट जाते हैं, जब कुछ नहीं कर पाते तो लेट जाओ। पहला तो इनको ये सिखाया जाता है ताकि ब्लास्ट होने पर जो चीज़ें बाहर निकलें वो शरीर में ना घुसें। दूसरा, ये जितने भी घर हैं ना, इन सब में सेफ हाउसेस बने हुए हैं। मतलब इन सभी घरों के अंदर ऐसी ऐसी संरचनाएं ज़मीन के अंदर बनी हैं, कमरों के अंदर बनी हैं, जहां अगर बॉम्ब फटा तो आपको जाकर के तुरंत शेल्टर ले लेनी है। मतलब सूचना आते ही आपको कहीं भी हो आप सीधा उस कमरे में जाकर घुस जाइए। पूरा इजराइल पूरे टाइम तैयार रहता है क्योंकि इनको हर समय 7 तरफ से थ्रेट रहती है। लेबनान से, सीरिया से, ईरान से, अब तो यमन से भी थ्रेट रहने लगी है, इराक से थ्रेट रहती है, वेस्ट बैंक से, गाजा से, इन सब तरफ से इन्हें थ्रेट रहती है कि कहीं से भी हमारे ऊपर बम आ सकता है। तो ऐसे में ये लोग तत्काल प्रभाव से अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए या तो घर पुराने हैं तब तो अंडरग्राउंड में शेल्टर्स हैं और नए हैं तो उनके फ्लोर पर ही इन्होंने ऐसे शेल्टर्स बना रखे हैं जहां लोग जाकर छुप जाते हैं। ये अपनी इस तकनीकी को बताते हुए बड़ा गौरवान्वित फील कर रहे थे। मैंने यहाँ के स्पोक पर्सन से, इजरायली डिफेंस फोर्स के हमारे साथ कुछ ऑफिसर्स थे, मैंने उनसे पूछा कि यार ये ज़रा बात बताओ कि आप लोगों को इस बात को बताने में मज़ा क्या आ रहा है, आपका आयरन डोम फेल हो गया था क्या? यार वो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि सर हमारे आयरन डोम की एक्यूरेसी 99% भी अगर है तो 1% तो मिसाइल आके गिरेंगे ही ना। मैं ये टाइप ऑफ ऑनेस्टी देख करके ना इतना इंस्पायर्ड हुआ। नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिस्ट लोग हैं ये। अल्ट्रा नेशनलिस्ट से मतलब कि सर हर किसी को दिखाते हैं हम कि देखो हमारे यहाँ बम फटा था, हम हर किसी को बताते हैं हमारे इतने लोग मरे थे, हम हर किसी को बताते हैं। आप जानकर सरप्राइज हो जाएंगे, हमको ये लोग ले जा करके, मतलब हमारा टूर गाइड हमें वो जब सब जगह दिखाने लेकर गया जहां इनका नुकसान हुआ था। और एक तरफ हम भारतीय हैं, हम भारतीयों ने इसे आन बान शान पर ले लिया कि हमारे ऊपर कोई नुकसान हुआ। अभी मैं इंटरेस्टिंगली इंडिया की न्यूज़ जब हम कवर करते हैं तो देखते हैं कि कोई कह रहा है हमारे इतने फाइटर जेट गिर गए, सरकार की तरफ से बयान आ रहा है हमारा कोई नहीं गिरा। अरे हम किस उसमें जी रहे हैं यार, गिर गए तो गिर गए, हम मारने भी तो गए थे। अरे जब हम आगे से मारने गए थे, अगर 2 हमारे भी यहाँ पर आकर के गिर गए तो ऐसे में हम इस बात का गम क्यों मना रहे हैं? हम ऐसी स्थिति में क्यों जा रहे हैं कि हमारे तो कुछ भी नहीं हो सकता साहब, हमको तो सीधा ही ईश्वरीय वरदान प्राप्त है, हमारे एक शील्ड लगी है, कर्ण की तरह हमारे सामने निकल कर आ जाती है, उस शील्ड के चलते हम पर कुछ नहीं आएगा। नहीं भाई, अगर हम वाकई में लोहा लेना चाहते हैं, अगर हम पाकिस्तान को वाकई में पटखनी देना चाहते हैं तो हमें इजराइल से ये सीखना होगा कि जख्म दिखाकर भी हम अपने लोगों को याद दिलाएं कि देखो बेटा ये हुआ था उनकी वजह से, अब समय है चलने का, अब जाकर समय है उनको बताने का। हमें आवश्यकता है साथियों, हमें अपनी चीज़ों को, अपने जख्मों को, जो अगर हमें हुए भी हैं और नहीं भी हुए हैं तो सच्चाई को लोगों तक लेकर जाने का। हम आयरन शील्ड बनाकर ना जिएं, ये मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ आकर। क्योंकि हर इजरायली में, मैं इजराइल में जब उतरा ना, वहाँ से उतरते ही मैंने देखा कि इन्होंने अपने जो आज तक इनके वो लोग जहाँ पे गिरफ्तार, मतलब उनके पास में कैप्टिविटी में हैं, किडनैप्ड हैं, उनको इन्होंने फोटो पोस्टर लगा रखे हैं। मतलब आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, जहाँ तहाँ बिल्डिंग्स पर आप देख रहे हैं तो इजराइल के झंडे लगे हुए हैं जहाँ। और इंटरेस्टिंग है, ये देश बिल्कुल कलर्स यूज़ नहीं करता। आप देखेंगे तो इनके पूरे देश में कलर के नाम पर एक ग्रे कलर है या वाइट कलर है। यहाँ आपको ना रेड देखने को मिलेगा, ना आपको यहाँ ग्रीन, ब्लू, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर कलर्स ही नहीं है, मतलब ये कलरलेस सिटी है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है, इस कलरलेस सिटी के अंदर लोग बड़े कलरफुल हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं जब यहाँ आया तो मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चीज़ लगी वो ये थी कि यहाँ के लोग भले ही कितने ही स्ट्रेस में जीते हों, लेकिन भाई साहब पार्टी कल्चर पूरा है। मतलब रात होते ही सब लोग सड़कों पर और बढ़िया पार्टी करने के लिए निकलते हैं। दूसरी जो चीज़ मैंने देखी, यहाँ मैंडेटरी आर्मी सर्विसेज है। कई बार जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में हर व्यक्ति को सेना की ट्रेनिंग दी जाए, इस बारे में चर्चा होने लगती है कि यार अगर हर व्यक्ति को अगर सेना की ट्रेनिंग दी जाए तो कैसा हो।
यहाँ मैंडेटरी है कि सबको ट्रेनिंग लेनी है। और जो हमें यहाँ पर अभी बातें बता रहा है वो होमलैंड सिक्योरिटी में, मतलब उनको कहा गया था आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले चुके हैं, अब जाइए अपना काम करिए। वो व्यक्ति किसी बढ़िया एक हाईटेक कंपनी, अमेरिकन कंपनी, शायद डेलॉइट में काम कर रहा है, सर्विस कर चुका है वो सेना की, अब डेलॉइट में काम कर रहा है, और जैसे ही देश को ज़रूरत पड़ी वो तुरंत लौट कर आया और फिर से देश के लिए गन उठाकर बॉर्डर पर चल दिया। इवन तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हमारी जनसंख्या बहुत है, और हमारे लिए सेना देश सुरक्षा के साथ साथ एक रोजगार का बड़ा अवसर भी देती है, रेलवे की तरह। ऐसे में हमारे देश में भी ना एक चीज़ ये तय की जानी चाहिए कि कॉलेज स्टूडेंट्स को जैसे एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ आकर के कुछ तो सीखा यार मैं, मतलब ऐसा लगता है कि हमें सबको फिजिकल ट्रेनिंग्स दी जानी चाहिए। एटलीस्ट हमें वेपन चलाने आने चाहिए, जब देश को ज़रूरत पड़े हम तुरंत देश के लिए निकल पड़े, और हम हमारे साथ हुए नुकसान को भी बड़े प्राउडली बता सकें कि देखो ये हुआ था। इजराइल के बच्चे को पता है कि उनके साथ हॉलोकॉस्ट कैसे हुआ था, बच्चे को पता है कि 7 अक्टूबर को हॉलोकॉस्ट के बाद की सबसे बड़ी घटना हुई थी। सबको लाकर ये वर्ल्ड से दिखा रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ था। मैं आप सभी से अपील करता हूँ, अगर आपको मेरी अपील पसंद आई हो, हम समस्त भारतीय भी ना इस बात को अब दोहराएं, मन में विश्वास करें कि अगर आप संघर्ष में हैं, यार हम गए थे पाकिस्तान को मारने के लिए, 22 अप्रैल का बदला लेने हम गए थे, रिटेलिएशन में हमला होगा, उसके पास भी वेपन है, उसके पास भी सब असला है, देखा जाएगा। इस बात पे क्या रोना कि हमारा क्या नुकसान हो गया, क्या मतलब सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि आप सोच इस बात से क्या अवगत होते हैं। क्योंकि मैं हैरान हूँ, ये लोग जो अपने आप में इतना डंका पीटते हैं कि इतने टेक्नोलॉजी वाले हैं, ये खुद पब्लिकली बोल रहे हैं कि हमारी आईडीएफ का इंटेलिजेंस फेल हो गया था, 7 अक्टूबर का हमला हमारा बड़ा फेलियर था, पब्लिकली बोल रहे हैं। यार मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास तो मोसाद है, आपको पता नहीं चला क्या कि 5000 लोग घुस करके बॉर्डर से आप पर हमला करने आ रहे हैं। वो कहते हैं यार हमारा बड़ा फेलियर था। मैंने कहा आपके नोवा फेस्टिवल के अंदर 400 लोग मर गए, आपकी पुलिस वहां पर 8 घंटे बाद पहुंचती है, सेना 8 घंटे बाद पहुंचती है, कहते हैं यार हमारा फेलियर था। मतलब इन लोगों को ऑन कैमरा खुद का फेलियर बोलने में कोई झिझक नहीं है, खुल के बोलते हैं हमारा फेलियर था, अब बोलो अब बदला लेंगे। और बदले में वो जहां जहां हमास के जितने बड़े नेता हैं उन सबको वो टारगेट किए जा रहे हैं और टारगेट करके उनको एलिमिनेट किए जा रहे हैं। तो हम सबको एक तरह से बीइंग एन इंडियन, मैं यहाँ से कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन लेके जा रहा हूँ, और वो ऑब्जर्वेशन निश्चित ही काम के होंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि हम लोग अपनी गलतियाँ माने कि हमसे गलतियाँ हुई, हमसे इन्फॉर्मेशन में चूक हुई, हमारे पास पहलगाम हमला हुआ, हमारी चूक थी, हम उनको मारने गए, ये हमारी खुददारी थी, हमारे ऊपर फिर हमला हुआ, नुकसान हुआ, अब हम फिर मारेंगे, ये हमारी फिर से बुलंदी है। हम ना फेयर रहना शुरू करें, हम सोशल मीडिया के दौर में झूठ में ना जिएं। मतलब ऐसा ना हो कि हमें रोका जाए कि देखो ये नहीं है, ये नहीं है, जो है सामने है, खुद स्वीकार करते हैं हमारे साथ गलती हो गई साहब, लेकिन अब छोड़ेंगे नहीं, और अब छोड़ेंगे नहीं, और किसी को मना भी नहीं होने देंगे कि कोई हमको आकर रोक दे। ये मतलब इजराइल आकर के मैंने जो लेसन सीखा वो आपको बताया। क्योंकि आप सोचो कि इनके यहाँ पर इतने बड़े तेल अवीव में एक क्षेत्र है जहाँ पर आकर के गोला गिरा है, भाई इन्होंने उसको टूरिस्ट साइट बना दिया एक तरह से। आओ और देखो कि हमारे यहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ था। तो अलॉट टू लर्न फ्रॉम हेयर, एंड अगर आप भी इस बात से सहमत हैं या अपनी कोई अलग राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।